हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए। भले ही वीडियो लेट से आई हो, लेकिन बेहतर से बेहतरीन समझाने का प्रयास किया गया है। इस टॉपिक से वनडे एग्ज़ाम तथा मेंस, जिसमें ऐसे वाले पार्ट से, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की घोषणा को अगर आप छात्र हैं या छात्र के माता पिता हैं तो आपको जानकारी पूरी तरह से जाननी चाहिए। अंत में आप भी अपना सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता था। कहते हैं कि जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदली जाती है। तो आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा नीति क्या है। तो स्कूलों में कब तक पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की परीक्षा कौन सी क्लास में होगी, क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद के साथ पढ़ाया जाएगा, इस तरह की जो नियम तय करने वाली नीति होती है उसे शिक्षा नीति कहते हैं। अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत पड़ी। अब देखते हैं कि इनमें विशेषताएं क्या हैं। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो शिक्षा का फॉर्मेट रीसेट हो गया है। न्यू पर सर्वाधिक बल दिया गया है। रटने को छोड़ समझने पर फोकस दिया गया है। यह जो पॉलिसी है वह दूरदृष्टि की पॉलिसी है। विकास में युवाओं का योगदान। जो नई शिक्षा नीति है वे नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वाले को बनाने पर जोर देती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब देखते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में। तो नई शिक्षा नीति जो कि भाजपा के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल था, इसको बनाने में कुल 5 साल का समय लगा है। यह मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसकी ड्राफ्ट जारी कब हुई है? तो 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने जारी किया है। अब देखते हैं कि यह स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी नीति थी। तो यह नीति थी तीसरी शिक्षा नीति। पहली नीति कौन सी थी? जो कि 1968 में था। उस समय कोठारी समिति हुआ करते थे। दूसरी शिक्षा नीति 1986 और तीसरा नवीन शिक्षा नीति है 29 जुलाई 2020 को ड्राफ्ट जारी हुआ है। तो देखते हैं तीसरी शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो जो इसकी पॉलिसी है वे कैसी है? तो दूरदृष्टि है। जबकि इसका विज़न देखेंगे तो विज़न बेहतरीन है। फैसिलिटी कब तक रहेगी यह चुनौतीपूर्ण है, और इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा यह सबसे ज़्यादा चुनौती रखती है। अब देखते हैं प्रमुख घटनाएं के बारे में। तो अक्टूबर 2015 में सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इनका कार्य क्या था? तो जो सुझाव आएंगे दस्तावेजों का मूल्यांकन करने हेतु नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो मई 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। अब देखते हैं कि इन्होंने सुझाव क्या क्या दिए थे। तो देखेंगे कि पहला, इन्होंने UGC
AICTE जैसे जो नियामक संस्थाएं हैं इनकी भूमिका को बदलने की बात कही थी। दूसरा देखेंगे कि शिक्षक की कमी को देखते हुए एक स्वायत्त शिक्षा नियुक्ति बोर्ड बनाए जाने की बात कही थी। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए 4 साल का B.Ed कोर्स का सुझाव दिया था। चौथा क्या सुझाव दिए थे कि हर 10 साल में शिक्षण लाइसेंस का नवीनीकरण हो। और अंतिम क्या था कि परीक्षाओं में नंबर के जगह पर ग्रेड दिया जाए। यह सुझाव था TSR सुब्रमण्यम जी का। अब इसके बाद देखते हैं जो जून 2017 में हुई थी। इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, के कस्तूरीरंगन से आशय है कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, इनकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने मई 2019 को के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किए थे उसे HRD मंत्री रमेश पोखरियाल को सौंप दिया था। याद रखेंगे कि ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों से सुझाव मांगे थे कि नई शिक्षा नीति में क्या सुधार की जा सकती है। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि इसमें 2 लाख सुझाव आए थे। इसके बाद इसका ढांचा तैयार किया गया, सुझाव जो आए थे उस पर विचार किया गया, अंततः इसे पारित कर दिया गया है। तो लोगों से सुझाव क्यों मांगा गया था कि पारदर्शिता सामने आ सके। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति से पहले कौन सी शिक्षा नीति चल रही थी। तो देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति जो राजीव गांधी सरकार में लागू हुई थी, इससे पहले चल रहा था। याद रखेंगे कि 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात 1968, 1986, उसके बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो लागू कब होगा? तो आने वाले एकेडमिक सीजन में यह लागू होगा। अब देखते हैं नाम में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो पहला, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम था उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। इसके पीछे दलील क्या थी कि जो मानव है वे संसाधन नहीं मान सकते हैं, यह भारतीय मूल्यों के खिलाफ था। दूसरा क्या है कि HRD मिनिस्टर को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। याद रखेंगे कि 1985 तक शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करते थे। कब से? तो स्वतंत्रता से 1985 तक। लेकिन जब राजीव गांधी सरकार ने नाम बदलकर इनका नाम मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया था। तो ये हुआ इनके नाम परिवर्तन के बारे में। अब देखते हैं इनकी पॉलिसी क्या है। तो केंद्र और राज्य मिलकर जो GDP है उसका 6%, कोठारी समिति ने 1968 की दौर पर सिफारिश दी थी। 1968 की बात है। उसे ही 2020 में भी 6% खर्च करना तथा साक्षरता दर 100% का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। तो साक्षरता से आशय क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति एक भाषा को लिख सके या पढ़ सके, दोनों। तो ये है उनकी साक्षरता। अब देखते हैं कि इनमें बदलाव क्या हुआ है स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में। तो सबसे पहले देखते हैं स्कूली शिक्षा में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में। तो इसमें है 5+3+3+4 फार्मूला।
तो आइए समझते हैं पहले कि यह क्या है। तो पहले यह 10+2 फॉर्मेट में पर था, अब इसे 5+3+3+4 फार्मूला रखा गया है। तो 5 से ऐसा क्या है कि जो 3 से 8 वर्ष के बच्चे हैं वे आंगनबाड़ी से पहली और दूसरी कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। जो 3 से ऐसा है उसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे जो तीसरी से 5वीं कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद फिर है 3 जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे 6वीं से 8वीं तक इस कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद है 4 जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। तो इनमें प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी से दूसरी कक्षा के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई खेलकूद के विभिन्न गतिविधियों के साथ करानी है, अर्थात जो शुरू के 5 साल हैं उसमें बच्चों को खेलो कूदो पढ़ो, जिसमें बच्चों को लिखना और पढ़ना आ जाए। इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों को सिखाया जाएगा। उसके बाद है तीसरी से 5वीं कक्षा। यहाँ छात्रों की भविष्य तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो विज्ञान सब्जेक्ट है, गणित है, कला और सामाजिक विज्ञान, इन विषयों को पढ़ाया जाएगा। कौन सी कक्षा को? तीसरी से 5वीं कक्षा को। उसके बाद देखेंगे कि जो 6वीं से 8वीं कक्षा वाले हैं उनके कौशल विकास जो विषय हैं, जो व्यावसायिक परीक्षा हैं, उन पे फोकस किया जाएगा। स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही इन्हें रोजगार मिल जाए ऐसी पढ़ाई की जाएगी। इसके अलावा इन्हें इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, अर्थात किसी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर बनाने में, पेंटिंग करने में अगर वे इच्छुक हैं तो वहाँ उन्हें 6वीं से 8वीं के दौरान भेजा जाएगा। यही है, इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं 9वीं से 12वीं कक्षा वाले को। तो 9वीं से विषय चुनने तथा पुल तैयार करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो पुल तैयार क्या है कि जो छात्र हैं वे अपना विषय चुन सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को अपने अध्यापन में रखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा अंतिम 9वीं से 12वीं कक्षा वालों के पास। अब देखते हैं कि अन्य सकारात्मक बदलाव क्या हुए हैं। तो पहला देखेंगे कि 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक जो शिक्षा का माध्यम होगा वह मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगा, अर्थात अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब देखते हैं इसमें दूसरा सकारात्मक बदलाव क्या हुआ है। तो देखेंगे कि त्रिभाषा फार्मूला में कम से कम 8वीं अनुसूची में शामिल 2 भाषा का अध्ययन तथा 9वीं कक्षा से किसी एक विदेशी भाषा अपने अध्यापन के दौरान चुन सकते हैं। याद रखेंगे कि पिछले साल ही हिंदी अनिवार्य के कारण तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध कर लिया था, जिसके कारण हिंदी की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। तीसरा देखेंगे कि सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए अनुवाद संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह हुआ तीसरा। चौथा देखेंगे कि 9वीं से 12वीं तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में
साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, अर्थात सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। इससे क्या होगा कि छात्र शुरू से ही अध्ययन का कार्य करेंगे। वार्षिक एग्जाम में क्या होता है कि अंतिम वर्ष जो माह होता है उसी में छात्र पढ़ते हैं और अच्छा प्राप्तांक प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होती है, उनकी योग्यता नहीं बढ़ पाती है, केवल रटने की क्षमता बढ़ती है। इसके लिए सरकार ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है ताकि साल भर छात्र अध्ययन करेंगे। इनके अलावा निजी स्कूलों के नाम पर पब्लिक शब्द का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अंतिम क्या है कि पूरे देश में नए सिरे से पाठ्यक्रम लागू होगा। ये हुआ अन्य सकारात्मक जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में। अब देखते हैं कि स्ट्रीम सिस्टम क्या है। तो देखेंगे कि 11वीं और 12वीं में विषयों का पूल तैयार किया जाएगा कि विद्यार्थी कौन कौन से विषयों का अध्ययन करना चाहता है। पहले होता क्या था कि जो साइंस का स्टूडेंट था वह केवल साइंस का अध्ययन करता था, आर्ट्स का जो स्टूडेंट था वह केवल आर्ट्स सब्जेक्ट का अध्ययन करता था। इसके अलावा जो कॉमर्स का छात्र होते थे वे कॉमर्स निकाय का ही अध्ययन करते थे। अब स्ट्रीम सिस्टम में मैथ्स के छात्र जो मैथ्स हैं उनके साथ म्यूज़िक की भी क्लास छात्र ले सकता है। इसके अलावा विज्ञान के साथ इतिहास का भी सब्जेक्ट ले सकता है। यही है स्ट्रीम सिस्टम। अब देखते हैं कि 360 असेसमेंट क्या है। तो जो विद्यार्थी का परिणाम होगा वह विभिन्न गतिविधियों क्रियाकलापों का अंक, जिसमें विद्यार्थी स्वयं को भी अंक देंगे, सहपाठी भी अंक देंगे, जो पढ़ाने वाले शिक्षक रहेंगे वे भी उनको अंक देंगे। इसके आधार पर जो डिग्री बनेगी उसे ही 360 डिग्री असेसमेंट कहा गया है। अब देखते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं। तो पहला देखेंगे, इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू हुआ है। तो देखेंगे कि उच्च शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने पर आप कोई कोर्स पहले पढ़ाई करते हैं, चाहे अभिभावक के दबाव पर हो या दोस्तों के साथ आप स्वयं इच्छा के साथ कोर्स शुरू करते हैं। मान लीजिए वह कोर्स आपको पसंद नहीं आता है, तो कोर्स से पहले अगर आप पढ़ाई 1 साल में छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल में छोड़ते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल में छोड़ते हैं तो स्नातक दिया जाएगा। और पूरे 4 साल आप कोर्स करते हैं तो आपको डिग्री दिया जाएगा, जिससे आप शोध कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आप 1 साल बाद उस कोर्स को छोड़ देते हैं तो आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आपको 1 साल की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये हुआ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो लागू हुआ है उसके बारे में। अब देखते हैं दूसरा उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुआ है। तो BA BSc का कोर्स अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो नौकरी के लिए आपका स्नातक हो जाएगा। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको 4 साल का कॉलेज करना पड़ेगा। अब तीसरा देखते हैं कि 12वीं के बाद आप B.Ed करते हैं तो B.Ed होगा आपका 400 साल का। BA के बाद अगर आप B.Ed करते हैं तो आपका कोर्स होगा 2 साल का। अगर MA के बाद कोर्स करते हैं तो आपका B.Ed होगा 1 ही वर्ष का। चौथा क्या है कि स्कूल के बाद अगर आप कॉलेज एडमिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको कैट एग्ज़ाम देना होगा। इसका मतलब क्या है कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा।
इसी आधार पर आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। अगला है कि स्ट्रीम सिस्टम उच्च शिक्षा में भी लागू होगा, अर्थात आप अपना विषय का चुनाव स्वयं कॉलेज स्तर पर भी कर सकते हैं। छठवां है कि सभी कॉलेजों का रेगुलेट करने के लिए यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड केवल सभी का एक ही होगा। इसके अलावा भारत में टॉप 100 विदेशी यूनिवर्सिटी को आमंत्रित किया जाएगा जहां छात्र पढ़ेंगे। इसके अलावा है जो एमफिल का कोर्स होता था उसे समाप्त कर दिया गया है और एक सुविधा और दी गई है कि आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं। तो ये हुआ कॉलेज स्तर पर जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में। अब देखते हैं इनमें नकारात्मक बातें क्या हैं जिसमें सरकार के लिए चुनौतियां होंगी। तो पहला देखेंगे, क्या विद्यालय में 3 भाषा के शिक्षक होते हैं? अध्ययन के दौरान 8वीं अनुसूची में शामिल 2 भाषा और विदेशी 1 भाषा, इसका अध्ययन करना है। लेकिन शिक्षकों की कमी, जो 3 भाषा का अध्ययन स्वयं करने के बाद ही छात्रों को करा सकते हैं, तो ये उनके लिए चुनौती है। दूसरा क्या है, क्या जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो पाएगी? ग्रामीण स्तर पर देखेंगे कि स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, तो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद है, क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल की वैल्यू वही रहेगी जो पहले रहती है? क्यों? क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में पढ़ानी है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्या वैल्यू रहेगी? यह हुआ तीसरा। चौथा देखेंगे, क्या सरकारी और निजी दोनों में बराबरी से लागू होगी नवीन शिक्षा नीति 2020? अगला है, फंडिंग सबसे बड़ा समस्या होगा। इसमें देखेंगे कि नीति का क्रियान्वयन के लिए लाल फीताशाही का सामना न करना पड़े। इसके अलावा केंद्र और राज्य फंडिंग बराबर मात्रा में सही समय पे करते रहे। छठवां क्या है कि आंगनबाड़ी और पहली दूसरी का जो मॉडल तैयार हुआ है दोनों का समान है, तो इनका एजुकेशन कैसे मिलेगा? जिसमें देखेंगे कि आंगनबाड़ी का छात्र भी वही पढ़ेगा जो पहली और दूसरी कक्षा के छात्र पढ़ेंगे, तो समान एजुकेशन इन्हें कैसे मिल पाएगा? ये भी सरकार के लिए चुनौती है। इसके अलावा देखेंगे कि टीचर की कमी कैसी पूरी होगी? अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग टीचर की ज़रूरत है। इनके अलावा देखेंगे 3 भाषा वाले टीचर के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में स्किल डेवलप कैसे करेंगे? ये भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगला है, सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देना होगा, लेकिन नई शिक्षा नीति में सरकारी स्कूल के सुधार का उल्लेख ही नहीं किया गया है, तो ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें देखेंगे कि दिल्ली, यहाँ अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी मातृभाषा क्या होगी? तो देखेंगे कि दिल्ली में हरियाणा, बिहार, यूपी, भारत के लगभग सभी राज्यों से वहाँ छात्र पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ उनकी स्थानीय भाषा अलग रहती है। तो दिल्ली में अलग अलग राज्यों से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनकी मातृभाषा क्या होगी? यह भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती शामिल होगी। अब देखते हैं आखिर इसका आलोचना क्यों हो रहा है। तो देखेंगे कि 2017-18 में भारत सरकार ने जीडीपी का महज 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया।
लेकिन जो नई नीति के तहत 6% का लक्ष्य हासिल करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। देखेंगे कि वर्तमान में इसकी दर 4.3% है जीडीपी का, लेकिन उपयोग कितना कर पाए हैं, अर्थात खर्च कितना कर पाए हैं, 2.7%। तो सरकार 6% जीडीपी के तहत नवीन शिक्षा नीति में कैसे खर्च करेंगे, इसलिए इनकी सरकार की आलोचना हो रही है। इसके अलावा संसद में चर्चा परिचर्चा के लिए क्यों नहीं रखी गई, ये भी एक आलोचना का प्रमुख कारण है। ये हुए आलोचना हो रहे हैं उसके बारे में। अब देखते हैं हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड के बारे में, समझते हैं कि यह क्या है। तो देखेंगे कि सलाह, परीक्षा और क्रियाकलाप के लिए एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी बनाने का कार्य करेगा, एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूलों को ऑपरेट देखेगा, स्कूल की अलग से अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों को रेगुलेट करेगी, शिक्षा आयोग होगा जिसका राज्यों और केंद्र का उसका अपना अलग से निर्देशालय होगा। इसके अलावा SCERT और NCERT होगा, शिक्षा का बोर्ड होगा। तो इसमें क्या कमियां हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग होगी, शिक्षा आयोग अलग होगा। तो इनका फंडिंग कैसे किया जाएगा, यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो देखते हैं कि आप सुझाव और क्या दे सकते हैं नवीन शिक्षा नीति पे। तो पहला देखेंगे कि शोध पर खर्च ज़्यादा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी अपना संपूर्ण क्रियाकलाप यहाँ कर सके। दूसरा देखेंगे केंद्र, राज्य और जिला, ब्लॉक और शिक्षक तक इनका क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए एक कठोर कानून बनाई जानी चाहिए। तीसरा देखेंगे कि खराब पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित देना चाहिए। इनके अलावा खराब स्तर वाले जो शिक्षण संस्थान होंगे, प्रशिक्षण संस्थान होंगे, उन्हें बंद किया जाए। खराब पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही हो। पांचवा क्या है कि लाल फीताशाही का सामना न करना पड़े। इसके अलावा टीचरों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नवीन शिक्षा नीति में व्यक्तियों के अर्थात छात्रों के कौशल विकास पे जोर दिया गया है। तो यह रहा नवीन शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा इसे अपने सभी मित्रों, परिवारों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।